6 जनवरी 2025 अरमगान कुरैशी ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया। मगर क्यों? किसी ने कहा मामला ड्रग्स का था, किसी ने एक इमोजी को वजह बनाया और किसी ने इसे गर्लफ्रेंड के मामले से जोड़ा। हकीकत क्या है? ये अब तक एक राज है जिसमें हर नए दिन नए इंकशाफ हो रहे हैं। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम इस केस पर एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन जैसे हर सवाल का जवाब दिया गया है। मगर अब जब इस वाक़े को तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, ये केस एक बार फिर नया मोड़ ले रहा है। आइए इस केस की न्यू अपडेट्स पर गहरी नज़र डालते हैं। वो राज जो अब रिवील हो रहे हैं, न्यू एविडेंस जो पुरानी कहानियों को चैलेंज कर रहे हैं, और वो हिडन एस्पेक्ट्स जो अब तक छुपाए गए थे। विल द हिडन ट्रूथ्स फाइनली कम टू लाइट, या फिर ये मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? लेट्स डिग इनटू इट। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कोर्ट हियरिंग्स अभी भी जारी हैं और इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। मगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक शॉकिंग रेवलेशन मिली। अरमगान कुरैशी पाकिस्तानी एक्टर साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से ड्रग्स लिया करता था। अपेरेंटली साहिर हसन की मर्डर केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई, लेकिन उसने कन्फेस किया कि वो इस्लामाबाद में अपने एक दोस्त के ज़रिए अमेरिका से वीड मंगवाता था, जो कुरियर कंपनीज़ के ज़रिए उसके घर तक डिलीवर होती थी। इसी बीच उसका राब्ता अरमगान कुरैशी से भी हुआ, जो 2016 से इलीगल ड्रग्स का बिज़नेस कर रहा था। साहिर हसन ने यह भी रिवील किया कि मुस्तफ़ा आमिर और वो एक दूसरे को वीड सप्लाई करते थे और उनकी आखिरी मुलाकात 4 जनवरी को हुई, जब मुस्तफ़ा 1 ग्राम वीड उधार पर लेकर चला गया मगर वापस नहीं आया। और यहाँ कहानी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है। अरमगान कुरैशी, जिसका नाम इस केस के हर पहलू में गूंज रहा है, जिसे प्राइम सस्पेक्ट कहा गया, जिसने खुद कन्फेस किया था कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल उसी ने किया, अब अचानक अपने कन्फेशन से यू टर्न ले लेता है। अदालत में बयान देते वक्त अरमगान दावा करता है कि उससे ज़बरदस्ती करके कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया गया। यहाँ कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जो पूरे केस का रुख बदल सकते हैं। क्या अरमगान का कन्फेशन किसी ज़बरदस्ती का नतीजा था? क्या उस पर दबाव डालकर जुर्म कबूल करवाया गया, या फिर ये अरमगान की एक सोची समझी चाल है अपनी जान बचाने के लिए? जब ये सब हो रहा था, अरमगान ने एक और हैरत अंगेज़ कदम उठाया। उसने अपने वालिद कामरान कुरैशी से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया। जब कामरान कुरैशी से ये सवाल पूछा गया कि अरमगान ने उनसे कतई ताल्लुकी क्यों की, तो उन्होंने अपने ही जारहाना अंदाज में रिस्पॉन्ड किया। बाप से तलाक लेगा, तू तलाक भी देगा, तलाक नहीं होगी, फिर तेरे नाम के साथ जुड़ा है कुरैशी। तुम लोगों में इतना दम है। 2 कैमरे, होल्ड ऑन, बता कर मिर्च मसाला लगाना। एक दफा आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की अंग्रेजी का सब इंग्लिश। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस केस में फैमिली डिस्प्यूट का एलिमेंट शुरू से ही काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है। जब अरमगान की मदर ने उसके लिए एक लॉयर अरेंज किया तो उसने ना सिर्फ लॉयर को रिजेक्ट किया बल्कि अपनी मदर से भी मिलने से इनकार कर दिया, और यही पैटर्न उसने अपने फादर के साथ भी रिपीट किया। अब अरमगान ने अपने खुद की लॉयर्स की एक टीम बिल्डअप की है और उसका कहना है कि सिर्फ यही टीम उसके बिहाफ पर इस केस को डील करेगी। इस पूरे सिनेरियो में कामरान कुरैशी का कैरेक्टर बहुत ही शेडी और अनप्रेडिक्टेबल रहा है। उनकी पर्सनालिटी को अगर हम एनालाइज करें तो लगता है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट माइंडसेट का शिकार हैं। कौन से लगे में यूं मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, तू कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल ले। 6 दिन पुरानी खबर है, तो वही तो यार, आगे तेज चलो। अबे मैंने पतली गली से उनको चुम्मी लेके, जो मैंने कहा था मैं आपकी लूंगा, लेकिन उन्होंने लेनी नहीं दी। वो बीच में आ गया, मोहम्मद अली भी आ गया, तो तुम्हारे सपोर्ट के साथ, तुम सब साथियों के सपोर्ट के साथ क्या करोगे? ये उन लोगों में से हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर खुद भी कंफ्यूज लगते हैं। उनका अपने आप को पाकिस्तान का पहला पॉप स्टार डिक्लेयर करना एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक ग्रैंडियोस डिल्यूजन को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसे लोगों में अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का रुझान होता है। ये एक काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक ट्रेट भी हो सकती है। फिर उनका सहाफ़ियों से उलझना। बाप से तलाक लेगा, तू तलाक भी देगा, तलाक नहीं होगी, फिर तेरे नाम के साथ जुड़ा है कुरैशी। तुम लोगों में इतना दम है। 2 कैमरे, होल्ड ऑन, बता कर मिर्च मसाला लगाना। एक दफा आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की अंग्रेजी का सब इंग्लिश। ऐसे लोग अक्सर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते और उनका रिस्पॉन्स सिचुएशन की सीवियरिटी के मुताबिक नहीं होता। कामरान कुरैशी के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से लगता है कि उनका थॉट प्रोसेस बहुत स्कैटर्ड है। कभी ये कहना कि जली हुई लाश मुस्तफ़ा आमिर की नहीं है। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, अगर वो तुमने जो बात की है कि लाश मिली थी, मैं तो तुम्हें ये भी कह रहा हूँ कि वो मुस्तफ़ा आमिर की लाश भी नहीं है भाई। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? और अगले ही पल अपने बेटे की बेकसूरी के दावे करना कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। और जब ये सब भी काफ़ी नहीं होता तो वजीहा आमिर से माफ़ी मांग लेना गिल्ट और एक्सेप्टेंस के बीच की स्ट्रगल को भी दिखाता है। किसी की दिल लगा, स्पेशली वजीहा साहिबा
उनकी हस्बैंड की। तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते, बल्कि वो कामरान की खुद की इमोशनल टर्मोइल और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी एक्सपोज करते हैं। इनकी स्टेटमेंट सिर्फ फ़नी नहीं बल्कि डिरेल्ड भी लगती हैं, क्योंकि उनकी बातें कंसिस्टेंट और लॉजिकल नहीं हैं। कभी कुछ कहते हैं तो कभी बिल्कुल उसके ऑपोजिट, यानी उनकी सोच बिल्कुल ट्रैक से उतरकर अजीब और कंफ्यूजिंग डायरेक्शन में चल रही है। ये बिहेवियरल इनकन्सिस्टेंसीज किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मूड इंस्टेबिलिटी की तरफ भी इशारा कर सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कामरान कुरैशी, जो खुद को इस केस का चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझ रहे थे, हर मोड़ पर अपनी राय दे रहे थे, हर ट्विस्ट पर एनालिसिस कर रहे थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया है कामरान असगर कुरैशी को, और पुलिस का दावा है कि मुलजिम के कब्जे से मनशियात और गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। कामरान कुरैशी को DHA फेज़ 5 में लोकेटेड एक बंगलो से अरेस्ट किया गया। रेड के दौरान अथॉरिटीज़ ने कामरान कुरैशी के पास से 200 ग्राम क्रिस्टल मेथ यानी कि आइस, एक 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 10 राउंड्स बरामद किए। आज के दौर में बहुत से लोगों के लिए ये आम सी बात है कि हर दूसरे शख्स के पास पिस्टल या गन मौजूद हो, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कामरान कुरैशी को ही क्यों अरेस्ट किया गया। ये सिर्फ कॉमन पोजीशन ऑफ वेपन्स का केस नहीं है। इस अरेस्ट के पीछे 2 बड़े फैक्टर्स हैं और दोनों की सिग्निफिकेंस है। पहला फैक्टर ये है कि पुलिस ने कामरान कुरैशी को ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटी का केस नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ताल्लुक़ रखता है, जहां ड्रग्स की फ़रोख्त और उसके पीछे छुपे नेटवर्क की बात हो रही है। दूसरा फैक्टर और भी ज़्यादा सीरियस है। अरमगान कुरैशी के पास से जो एडवांस्ड वेपन्स और गन्स दरियाफ्त हुई थी, उनका ताल्लुक़ सीधा कामरान कुरैशी से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वेपन्स को पेशावर से इंपोर्ट करवाया गया और कामरान कुरैशी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इनको इलीगली एक्वायर करके इसकी एक्सेस अरमगान को दी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर फादर सन डुओ किसी और ही डेंजरस गेम का हिस्सा रहे हैं? क्या कामरान कुरैशी असल मास्टर प्लानर हैं या उन्हें किसी साजिश का शिकार बनाया गया है? सच्चाई जो भी हो, मगर इस कहानी का हर नया मोड़ इस केस को और भी उलझाता जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जहां विक्टिम्स की फैमिलीज़ मजबूरी या कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए खामोश हो गई, मगर इस केस को अलग बनाती है मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर। डे 1 से उन्होंने जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा का स्लोगन उठाया और आज भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म हैं। के साथ क्या क्या हुआ, कितनी तकलीफ दी उसको। एक माँ बाप के लिए उसका बेटा शहजादा होता है, लवारिस समझ के उसको दफनाया गया, उसको फिर निकालना गया। इतनी ज्यादती, इतना जुल्म किसने किया? उनका एटीट्यूड सिर्फ एक ग्रीविंग मदर का नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वुमन का है जो हर रुकावट का सामना कर रही हैं। रीसेंट मीडिया टॉक में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर एतमाद का इजहार किया कि जस्टिस होगा क्योंकि सिस्टम मेरे साथ खड़ा हो गया है। जज साहब को, जैसे आपके सामने, आप मुझे पता है ये सवाल होता है, जज साहब ने जो इसको फेवर करते आए, उससे ऊपर भी जज है जो उसको चेक रखता है। और पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका किरदार नुमाया रहा। अब तक हमने एक माँ के किरदार पर रोशनी डाली है, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे के लिए अदालती जंग लड़ रही है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आता है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो इस कत्ल की कहानी को कॉम्प्लिकेटेड और मुख्तलिफ रोशनी में दिखाता है। ये सच है कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल ने सबको शॉक कर दिया, लेकिन ये भी एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि मुस्तफ़ा आमिर पहले से ही एक ड्रग रिलेटेड केस में इन्वॉल्व था। साहिर हसन की स्टेटमेंट भी इसी बात की तस्दीक करती है कि मुस्तफ़ा आमिर और वो क्लोज़ फ्रेंड्स बन चुके थे और अक्सर वीड सप्लाई किया करते थे। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट कि जो शख्स खुद ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो उसे इनोसेंट समझा जाए। मुस्तफ़ा आमिर की मौत एक ट्रैजिक इंसिडेंट है और किसी का भी अंजाम ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ये भी रियलिटी है कि वो ड्रग्स की डार्क वर्ल्ड का हिस्सा था। वजीहा आमिर की स्ट्रगल एक माँ की ताकत और हिम्मत की मिसाल है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये फ़ाइट सच पर मबनी है या सिर्फ एक ग्रीविंग मदर की अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरमगान और उसके साथी शिराज के ख़िलाफ़ अब पुलिस के पास सॉलिड प्रूफ्स मौजूद हैं। ये केस अब सिर्फ एलिगेशंस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ मज़ीद क्लैरिटी सामने ला रहा है। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल की है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एविडेंस के तौर पर सामने आई है। इस फुटेज में अरमगान और शिराज को बलूचिस्तान से कराची वापस आते हुए देखा जा सकता है। दोनों एक सुजुकी पिकअप में सफ़र कर रहे हैं। ये फुटेज उनकी मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। इसके अलावा पुलिस ने अरमगान के पास से कई महंगी और लग्जरी कार्स भी बरामद की हैं।
जिनमें एक हाई एंड फोर्ड रैप्टर भी शामिल है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अरमगान की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को देखकर पुलिस को और भी शॉकिंग रिवलेशंस मिली हैं। अरमगान कुरैशी के मुख्तलिफ बैंक्स में तकरीबन 40 के करीब अकाउंट्स मौजूद हैं। इन अकाउंट्स के थ्रू 20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके साथ साथ ये सामने आया है कि अरमगान ने पिछले 6 महीनों में लगभग 250 मिलियन रुपीस खर्च किए हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये खर्च उन अकाउंट से किया गया है जो अरमगान के नाम पर हैं ही नहीं, बल्कि उनकी एम्प्लॉयज़ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ये एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी लगती है जिसमें अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाकर पैसा सर्कुलेट किया गया है ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना आसान हो। यानी अब ये केस सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इलीगल वेपन्स, ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस क्राइम्स के घेर में फंस गया है। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस सामने आता है तो सिर्फ जस्टिस सिस्टम का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइड हो जाता है। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस भी एक ऐसे ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स केस का रूप ले चुका है, जिसमें नए ट्विस्ट और रेवलेशंस ने सिर्फ कन्फ्यूजन को बढ़ाया है। ये केस अब एक सिंपल मर्डर इन्वेस्टिगेशन से निकलकर एक कॉम्प्लिकेटेड और माफिया टाइप कॉन्स्पिरेसी की तरफ चल पड़ा है। अरमगान कुरैशी का पहले कन्फेशन देना, फिर उससे मुकर जाना और पुलिस पर एलिगेशंस लगाना, ये सब ये सवाल उठाता है कि क्या वो असल मुजरिम है या फिर उसे किसी ने फ्रेम किया है, या वो अंडर प्रेशर किसी और का इल्ज़ाम अपने सर ले रहा है। दूसरी तरफ साहिर हसन को इस केस से कनेक्ट किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कराची के टॉप 3 ट्रक ट्रैफिकर्स में से एक हैं। फिर कामरान कुरैशी का गिरफ्तार होना और उसके बाद अरमगान के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल होना। ये केस जो पहले सिर्फ एक मर्डर केस था, अब एक मुकम्मल स्कैंडल बन गया है जो कई एलिमेंट्स और इलीगल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज कर रहा है। अब कुछ अहम सवालात ये हैं कि क्या असली मुजरिम को सज़ा मिलेगी, क्या जो लोग इंसाफ ढूंढ रहे हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा, और सबसे बढ़कर क्या ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी है या पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशरी सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज कर रहा है। वक्त ही बता सकता है कि क्या असली मुजरिम पकड़ा जाएगा या फिर ये भी एक ऐसा केस बनकर रह जाएगा जिसे पावर और मैनिपुलेशन के ज़रिए दबा दिया जाता है।